तो आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। देखिए, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन अभी कंटिन्यूअस वीडियो रहेगी। और इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें वैसे तो ये चैप्टर मैंने क्लास में करा दिया, लेकिन कुछ बच्चे प्रेजेंट नहीं थे, तो शायद उनके लिए ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा। फंडामेंटल राइट के बारे में आपको सब कुछ बेसिक तो पता ही होगा बेटा, है ना। उसमें और कुछ बताने लायक है नहीं इससे। लेकिन जो चीज़ें मैं आपके सामने कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पर ध्यान से सुनने समझेंगे, ठीक है। पहली बात कि फंडामेंटल राइट होता क्या है, आपको पता ही होगा। फंडामेंटल राइट का मतलब कि वो ऐसे मूलभूत अधिकार होते हैं जिनकी बहुत ज़रूरत होती है, जो हमारे जिनको आप फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। आई बात समझ में? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट कहते हैं। जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो वो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। एक सेकेंड, सॉरी, कुछ मैसेजेस का रिप्लाई करना था, है ना, कोचिंग की साइड से था। तो ये आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कौन सा पार्ट है। वह पार्ट 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट दरअसल हमने जो मूलभूत अधिकार हैं, वह वैसे तो दुनिया के लगभग कुछ जगहों से हमने लिया है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बात करें, जैसे कि संविधान के बारे में, हम ये कह सकते हैं संविधान के बारे में कि संविधान में मूल अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। राज्य शासन हो या केंद्र शासन के बारे में सारी मूलभूत जानकारियाँ हैं, है ना। बस एक सेकेंड, एक चीज़, मुझे एक फ़ोन आ रहा था अर्जेंट में, एक सेकेंड। जैसे दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन इसके बाद भी कई जगह पे उनके यहाँ पे जो इन रियल सेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल सेंस में उनके पास मूल अधिकार नहीं है। मतलब उन्होंने जनता को वैसी स्वतंत्रता नहीं दी है जितनी देने की आवश्यकता है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो आपका संविधान जीवित तो है, लेकिन संविधान क्या है, किस हालात में संविधान है? वह संविधान है मृत अवस्था में। लेकिन हमारे यहाँ का संविधान जीवित अवस्था में। क्यों? क्योंकि हमने अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए जितनी महत्वपूर्ण बातों की आवश्यकताएं हो सकती हैं या जितनी स्वतंत्रताएं उन्हें दी जानी चाहिए, उसको हमने अपने मूल अधिकार में और विभिन्न और भी आर्टिकल्स में हमने समाहित किया हुआ है। तो फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके बारे में हमको स्टडी करना होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल ऑफ राइट आप नोटिस करते होंगे। बिल ऑफ फंडामेंटल राइट, the constitution was governed by this desire to provide adequate opportunity to self development to the people of free India। सेल्फ एडुकेट का मतलब हो गया कि जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हमने संविधान को आत्मार्पित किया, इनैक्ट एडॉप्टेड। मतलब जिस प्रियम्बल को, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाया, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अपने से ज़्यादा सुप्रीम पोस्ट पे रखा है। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया तो हम हैं, लेकिन वी द पीपल में अंत में कितने पीपल रहते हैं बेटा पार्लियामेंट में? 550 का जो रेंज है वो 550 का जो रेंज है वो आपका लोकसभा में है, 250 का जो रेंज है वो राज्यसभा में है। तो उतने लोगों से क्या पूरी इंडिया का कंसर्न, मतलब पूरे इंडिया को गवर्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वैसी उनकी कॉन्स्टिट्यूशंसीज है। लेकिन फिर भी इस बात की एक संभावना रहती है कि कई बार, जैसे मैं मान लीजिए मैं एक जागरूक व्यक्ति हूँ, मैं धरसीवां विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, तो मैंने यहाँ के जो नेता हैं उनको XYZ जो भी हैं उनको मैंने वोट किया, लेकिन पूरी जनता पढ़ी लिखी हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नेता अनपढ़ हो सकता है। तो इसीलिए इस बात की बिल्कुल संभावना होती है कि जिसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, कई बार अगर हम सब कुछ उनके भरोसे छोड़ देंगे तो भी कुछ गलत हो सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, अगर आप यूके का पार्लियामेंट देखेंगे तो यूके के पार्लियामेंट को हम सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूके की पार्लियामेंट यूके का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है, गवर्नमेंट का फॉर्म चेंज कर सकती है। मतलब उसके पास में संप्रभु पावर है, फुल सोवरेन पावर है। मान लीजिए जॉन ऑस्टिन की थ्योरी अगर आप सोवरेनिटी को पढ़ेंगे तो जॉन ऑस्टिन ने कहा था स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट क्या है? पॉपुलेशन। सेकेंड एलिमेंट क्या है बेटा? टेरिटरी। थर्ड क्या है? गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तो जो सोवरेनिटी है उसको सबसे सुप्रीम पावर कहते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी कहते हैं। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ विच बेटा? दैट इज स्टेट।
लेकिन इसके बाद में भी जब आप जब आप सिटीजन के कंसर्न अगर किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे सॉवरेनिटी का जो रेफरेंस है वो सिटीजन्स के कंसंट्रेशन में भी आता है और स्टेट की कंसंट्रेशन में आता है। मतलब कि जो सॉवरेनिटी है वो वन साइडेड नहीं होकर बाई साइड रहती है और मल्टी साइडेड रहती है। इसीलिए फंडामेंटल राइट स्टेट के लिए क्या है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, एक कंपलसरी टॉपिक है, उसको प्रोवाइड करना ही पड़ता है। और अगर आप इमेजिन करके देखें कि अगर आप एक स्टेट हैं, आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए आप अपने पड़ोसियों को नहीं ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट कम आ रही लग रहा है ना। इसीलिए कई बार हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है ना। लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, सबके अपने अपने हित हैं भाई, सबको मना नहीं कर सकते। तो आवाज़ आ रही होगी लेकिन ध्यान देंगे, हम टॉपिक को पढ़ते हैं, ज़्यादा बकर बकर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा रहा था मैं अभी, हाँ फंडामेंटल राइट के बारे में बता रहा था। तो फंडामेंटल राइट हम पार्ट 3 में यहाँ पर देखेंगे। आई बात समझ में? ये सब आपके रीडिंग का पार्ट है, ये आप नोटिस करेंगे, आपको पढ़ना है इसमें और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, इसमें ये वाला पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ लेना है, इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है। देखिए ये वाले पार्ट में आपने नोटिस किया क्या लिखा हुआ है, ये वाले पार्ट में आपने नोटिस किया होगा बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ना कि आर्टिकल 12 टू 35 तक फंडामेंटल राइट है, जो कहाँ पर है, पार्ट 3 में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आप सिलेबस में पार्ट नहीं, लेकिन आप पढ़िएगा जरूर यहाँ पर ध्यान से, कितनी कितनी सारी चीज़ें बिला फंडामेंटल राइट के बारे में कहा गया है ना, कि इसको हम कैसे एलिब्रेट करते हैं। और आप इसको ना हमेशा अमेरिकन रेवोल्यूशन के रेफरेंस में भी जरूर से पढ़ा करिएगा, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट को कब अडॉप्ट किया था। तो उनके अमेरिकन रेवोल्यूशन के रेफरेंस में चीज़ है, लेकिन अपने को उतना पढ़ना नहीं है। यहाँ सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नो नेचुरल एंड अनमेंशन्ड राइट। देखिए नेचुरल एंड मेंशन्ड राइट अनलाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गारंटीज एक सेकेंड, नो नेचुरल एंड अनमेंशन्ड राइट, स्पेशल राइट्स एंड प्रोटेक्शंस फॉर माइनॉरिटीज। ये आपको पता होगा कि इसमें आर्टिकल 29 30 के बारे में हम पढ़ते ही हैं। इसमें हम प्रोटेक्शन को कैसे मिलता है, आपका किस अंतर्गत आता है, ये कौन से राइट के अंतर्गत आता है, तो राइट टू रिलीजन एंड माइनॉरिटीज, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बताइए। तो अगर आप फंडामेंटल राइट को स्टेट के नज़रिए से देखते हैं तो ये क्या दिखाई देता है, ये नेगेटिव दिखाई देता है। और अगर आप सिटीजन के नज़रिए से देखते हैं तो पॉजिटिव दिखाई देता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका जैसे एग्जांपल के लिए आर्टिकल 15 प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड टचबिलिटी। आर्टिकल 18 क्या करता है, प्रोहिबिट द ग्रांट ऑफ एनी टाइटल except title in recognition of military academic distinction. Hence, these are negative right. Positive rights are those rights which permit to citizen to enjoy certain freedom. For example, 19(1) enumerates 6 fundamental freedom enjoy the people of। तो मतलब पीपल के नज़रिए से भी यहाँ कंसर्न लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें आपकी ठीक है, नॉन इंक्लूजन ऑफ सोशल इकोनॉमिक राइट इन पार्ट 3।
The Constitution does include social and economical right in the list of fundamental right. It grants civil, political right and freedom, social and economic right, life project, right to work, right to leisure, right to security scrutiny. ये सब क्या है आपका नॉन इंक्लूजन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट इन पार्ट 3। तो देखिए इंक्लूजन का मतलब ये होता है, जैसे आप एक वर्ड सुने होंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसको कहते हैं समावेशी विकास। मतलब डेवलपमेंट में सिर्फ एक पार्टिसिपेंट्स नहीं आएंगे, जब डेवलपमेंट में मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स आते हैं और वो सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नेचर या कोऑपरेटिव डील करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। तो वो इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। डिफरेंसेस बिटवीन सिटीजन्स एंड एलियंस। अब देखिए एलियन का रेफरेंस आप ये मत समझिए कि हम in the grant of right, the Constitution makes a distinction between citizen and aliens, while all the rights still granted to all citizens. Some rights are available for the alien also. जब मैं एलियन की बात बता रहा हूँ, मतलब ये राइट वो है जो मान लीजिए अगर आप फॉरेनर हैं और इंडिया में आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ राइट जो है वो आपको एज अ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिए जाते हैं। कुछ फ्रीडम जो होता है जैसे रिलीजियस फ्रीडम एंड सम अदर आर अवेलेबल टू द सिटीजन एंड एलियंस, while some other rights like freedom of speech, assembly, organization are available to the citizen only. जैसे अगर आप राइट टू रिलीजन है, मान लीजिए अगर आप एक मुस्लिम पर्सन है और आप कहाँ से आए हैं बताइए, अगर आप एक मुस्लिम पर्सन है और आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं, ठीक है, वहाँ से आप आए हैं, तो हम आपका रिलीजन नहीं चेंज करेंगे, हम आपको भरपूर फ्रीडम देंगे कि आप अपने रिलीजन के साथ ही अपने कस्टम्स को, अपने उसको प्रोसेस को आप फॉलो करिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमें भी राइट टू स्पीच चाहिए, हमें भी राइट टू असेंबली चाहिए, तो वो शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ के सिटीजन्स के लिए है। तो ये सब चीज़ें आप रीड करेंगे, आपके रीडिंग का पार्ट है बेटा। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है चीज़ों को अप्लाई करना। इन्फोर्समेंट मतलब मान लीजिए कि कोई फंडामेंटल लॉ है जिसको आपको अप्लाई करना है, वो अच्छा आप यूज समझिए कि अप्लाई का मतलब क्या होता है। देखिए लॉ को बनाने की जो सबसे बड़ी बॉडी वो क्या है, लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर ने जब एक बार लॉ बनाया, अब उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, उसने एग्जीक्यूट किया। लेकिन कई बार लॉ प्रैक्टिकल सेंस में अप्लाई नहीं होता, उसके लिए जुडिशरी है। तो जुडिशरी ऐसे ही ऑर्डर नहीं देती है, जुडिशरी के पास कुछ अपने बेस पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको मिलेगी, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हों। यदि ऐसा होता है और आपको फील होता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट विल प्रोवाइड यू द जस्टिस। ठीक है, अब इसमें कुछ कमीशंस के बारे में स्टडी आपको करते हैं। एनएचआरसी क्या है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। पीएन भगवती जी उस समय के हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उनके प्रयास से ये आया यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें, अच्छा जैसे आप नोटिस करेंगे कि कई बार अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप खुद सामने आकर मान लीजिए अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो क्या करते हैं लोग आपके बिहाफ में। मान लीजिए मेरे कोई कमीशन है, मैं फंडामेंटल राइट की सेफ्टी के लिए काम करता हूँ सोसाइटी में। मैंने देखा कि कोई मजदूर है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, और चूंकि मजदूर को पैसा चाहिए तो वो कुछ बोलता नहीं है। तो जब उससे मैंने उसकी पीड़ा सुनी, तो मैंने उसके बिहाफ पे एक कंप्लेन कर दिया, मैंने खुद कंप्लेन किया या मैंने पीआईएल लिखा सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट जो दोषी होगा उसे निश्चित रूप से सजा देगा। तो ये है पार्लियामेंट हैज पावर टू मेन ए फंडामेंटल राइट। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि केशवनाथ भारती के बाद से केस ये हुआ कि अब जो भी आपके संविधान के हिस्से हैं वो सब के सब क्या होंगे, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे। और चूंकि संविधान का प्रियम्बल भी क्या संविधान का पार्ट है, और प्रियम्बल भी क्या संविधान का पार्ट है, और साथ साथ में फंडामेंटल राइट भी संविधान का पार्ट है। तो वो क्या हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। अमेंडमेंट करने का आर्टिकल कौन सा है, 368 है। ठीक है, द पार्लियामेंट हैज, इस लाइन को पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ लिखा हुआ है, द पार्लियामेंट हैज इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिस पावर ऑन सेवरल ओकेजन
67 में ना कोलकनाथ केस का जो जजमेंट हुआ था, उस समय क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइडेड किया दैट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट। 67 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई जरूरत नहीं है फंडामेंटल राइट में, आपको अधिकार नहीं है, आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। However, Parliament claimed this power and amendment 24th Amendment in the Constitution. Therefore, Supreme Court in this jurisdiction case on Bharati case ruled that Parliament has the power to amend the Constitution, including Part 3, which contains the fundamental right and freedom of people, but it cannot amend. यहाँ ध्यान सुनिए, it cannot amend the basic structure of the Constitution. अब आप सोचेंगे कि सर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर जो है वही 1973 में अमेंडमेंट आपका जुडिशल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिक्शन के सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल रिव्यू के बारे में एक कमेंट किया था या फिर उन्होंने जजमेंट दिया था। तो आपको बीइंग अ स्टेट आपके पास पूरी पावर है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे के पूरे संविधान को बदलने की शक्ति नहीं है। इसके लिए आपके पास में जनता का सहयोग होना चाहिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप सरकार हैं, आपका काम कानून बनाना है, ना कि कानून को पूरी तरीके से रद्द करना है, पूरे संविधान को बदल के रख देना नहीं। प्रोविजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ राइट, ये बिल्कुल ठीक है कि कुछ हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, जैसे 352 हुआ, 356 हुआ, 358 हुआ, ये सब कुछ आर्टिकल्स हमारे प्रोविजंस के हैं। तो उससे क्या होता है, फंडामेंटल राइट को हम कई बार सप्रेस भी करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये आपको पता होगा 44th अमेंडमेंट में ये हट गया था। इसी का आर्टिकल का नाम था 31, ये 31 पार्ट में आता था। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कि 12 से लेकर 35 आर्टिकल हैं, तो इन्हीं बीच में जो 31 आता है ना, ये पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे हटाकर 300A में आ गया है। तो अभी अगर आपसे पूछे कोई कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कौन सा राइट है बेटा, ये है लीगल राइट। लीगल राइट का मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, जिसको पार्लियामेंट में बनाया है, अप्लाई वो भी होगा, लेकिन वो संविधान, जैसे संविधान में संशोधन हुआ वैसे वो वहाँ पर मतलब संवैधानिक कानून के अनुरूप वो नहीं होगा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एज कम्पेयर टू फंडामेंटल लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो कम होगी। यही सब आपको यहाँ पर पढ़ना है और ज़्यादा कुछ इसमें बताने लायक तो नहीं है। मैं भी डर ही गया था कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, पता नहीं बेटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन फंडामेंटल राइट के बारे में। आप सीधे सीधे पढ़िए। तो राइट टू इक्वालिटी में क्या है, 14 to 18। राइट टू फ्रीडम में क्या है, 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 23 to 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। कल्चरल एजुकेशन राइट 29 to 30 एंड प्रॉपर्टी डिलीट हो गया है यहाँ से। और फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, तो ये अब यहाँ पर पढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी का मतलब बेटा कि जिसमें आपके पूरे के पूरे कितने राइट दिए गए हैं, तो 5 राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इक्वल स्टेटस बनाना है। इक्वल स्टेटस कब बनेगा, जब हम ये कहेंगे कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन अ टेरिटरी। मतलब कि स्टेट जो है आपको ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर एंड ऑल आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मीन स्टेट शुड ट्राई टू बिहेव इक्वली विथ ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स ऑफ सोसाइटी। आपका आर्टिकल 14 हुआ। आर्टिकल 15 क्या कहता है बेटा, एंड आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 एंड 18 सबके सब आर्टिकल कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, इसके बाद में कास्ट, रिलीजन। ठीक है, यहाँ पर देखा आपको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस बर्थ, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, और खास करके इन ग्राउंड्स पे तो कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ना।
दूसरी चीज़ ये हुई कि प्लेसेस में एंड्रॉयड यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स एंड ऑल, मतलब कोई भी चीज़ होगा, कोई रेस्टोरेंट भी ये नहीं कह सकता कि ये वाला जो टॉयलेट है या फिर ये वाला जो वॉश बेसिन है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी दूसरा वाला क्या है, एसटीएससी के लिए है। तो अगर ऐसा कोई करता दिखाई देता है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाकर केस कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाने की नहीं चाहिए, आप पुलिस को भी नॉर्मली कंप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं आर्टिकल 15 में। जैसे मान लीजिए आप यहीं से ना आपका कॉन्सेप्ट आता है, किसका कॉन्सेप्ट आता है, रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन में हमने क्या सीखा बेटा, हमने देखा है ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, एसटी एससी सबके लिए रिजर्वेशन है। अब रिजर्वेशन किस बेसिस पे दे रहे हैं, वही हमारा यहाँ पर एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन कैसे होगा कि स्टेट रिस्ट्रिक्टेड बाय द प्रोविजन नॉट नथिंग इन द आर्टिकल शाल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन वुमेन एंड कॉल। अगर स्टेट ने कोई भी, है ना, जैसे किसी एक खास क्लास के लिए या फिर उनके लिए जो बच्चे हैं, है ना, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई जो बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए अगर कोई आपका रिजर्वेशन बनाया है तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं ओबीसी क्लास का हूँ और मेरा कोई दोस्त जनरल कैटेगरी है और हम दोनों साथ में बैठते हैं, लेकिन मेरा मार्क्स आए थे 50 और उसके मार्क्स आए थे 80, तो 80 पर भी उसका एडमिशन मिला, मेरे को 50 पे मिला। अब वो बच्चा एज अ बॉडी, मतलब एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी विथ एनी इंडिपेंडेंट बॉडी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम्हें जो है एडवांटेजेस मिल गया, जबकि वो एडवांटेजेस क्या है, किस बेसिस पे हैं, तो वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बेसिस पे, एजुकेशनली बेसिस पे हैं कि मैं उस बच्चे से या मैं उस बच्चे का जो बेसिक क्लास है, जो सोसाइटी, उससे मैं कंपेरेबल नहीं हूँ या मेरा लेवल उस लेवल के पे नहीं है। इसीलिए सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट के लिए या इक्वल कंपटीशन क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि स्टेट किसी भी क्लास को, जिसको लगता है कि ये क्लास डिप्राइव्ड क्लास है, जिसके पास इकोनॉमिकल सेक्शन उनका ठीक नहीं है, या उनका सोशलिज्म या उनका कास्ट, उनका जो सोशल डिप्राइवेशन है वो मतलब बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे बेस पे उनको वो रिजर्वेशन दे सकती है। तो अगर वो इंसान रिजर्व्ड है तो ये नहीं कंपेयर नहीं कर सकता कि तुम रिजर्व्ड क्यों हो, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सरकार और कोर्ट का है, ठीक है। तो दरअसल हाँ, लेकिन उसके कुछ अपने पैमाने होने चाहिए, है ना। ये बात समझिए ध्यान से कि अगर मेरे पिता की इनकम अगर 8 लाख के नीचे है तो मैं कौन सी मुझे क्या समझा जाएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहा जाएगा, ठीक है। तो उस सेक्शन से आने के बाद में मैं रिजर्वेशन ले सकता हूँ, क्योंकि ये रिजर्वेशन देने का काम किसका है, सरकार का। और सरकार ने क्या तय रखा है, कुछ पैमाना, तो पैमाने के खिलाफ हम नहीं जा सकते। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपॉर्चुनिटी क्या है बेटा बताया आपको, अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें हम चाहे जो भी रंग रूप स्वरूप आपका हो, आपको मौके मिलने चाहिए। अच्छा, ये मौका कैसा हो सकता है, एक ऑफिस में आप काम करते हैं और उस ऑफिस में अगर प्रमोशन की बात हो रही होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि आप एसटी कैटेगरी से हैं इसलिए हम आपको प्रमोट करेंगे, जबकि जनरल कैटेगरी को नहीं प्रमोट करेंगे। मतलब कि ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अपने जजमेंट्स में कई बार कहा है कि नौकरी मिलने तक आपको रिजर्वेशन का सहायता मिलनी चाहिए, ना कि प्रमोशन में। तो प्रमोशन में आपको क्या होगा, इंडिपेंडेंट आपका क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट नज़रिया रखना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन बेस्ड नज़रिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में की गई। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या होता है बेटा, पता होगा कि एक दूसरे को छूने से जो प्रॉब्लम होती थी, टचिंग प्रॉब्लम, है ना, वो अब खत्म हो गई। अब आप, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जाकर टच कर दें, लेकिन पहले लोगों का मानना था कि अगर आप लोअर कास्ट के हैं तो आप मेरे रास्ते में मत आइए, आप अपना रास्ता खुद बनाइए, और मैं आपको नहीं टच कर सकता और आप भी हमारे यहाँ नहीं आ सकते। टाइटल का मतलब होता है जो नाम के आगे बड़े बड़े अक्षर लिखा जाए, जैसे श्री 2005 4 8, है ना, ये कुछ टाइटल है जिसको उपाधि भी कहते हैं। तो ये भी आपके लिए क्या है, प्रोहिबिटेड है ना। आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप एक क्लास के विद्यार्थी हैं और आप अपने नाम के आगे इतना बड़ा बड़ा टाइटल रखते हैं कि वो नाम लिखने में असहनीय होता है ना, वो ठीक से लिखा नहीं पाता। दूसरी चीज़ क्या होगी, कुछ नाम को पढ़ के लोगों में ये अननोइंगली
फियर आता है कि यार ये हमारे साथ में तो कोई राजा महाराजा बैठा हुआ है। तो नाम भी सौम्य हो, सुंदर हो, बहुत सरल हो लिखने में, क्योंकि नाम, पता और आपका व्यवहार, आपके चरित्र, इन सब से आपकी मर्यादा निश्चित होगी और शायद उसी की वजह से ही लोग आपकी सामाजिकताएं बढ़ेंगी। अगर आप बहुत खतरनाक है, बंदूक लेके चलते हैं तो आपको लोग क्या क्रूर समझेंगे, लेकिन अगर आप कलम लेके चलेंगे तो आपको समझदार समझेंगे। ये इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो लेकिन कुछ मामले में ना ये आपका प्रिवेंट भी, जैसे अगर आप फौजी हैं, फौज में अगर आप काम करते हैं और वहाँ पर आप इस चीज़ को कंसिडर करते हैं तो वहाँ आपके लिए अप्लाई है। कुछ मामलों में, कुछ सीमित अवसरों पर आप अपने मिलिट्रियल पोस्ट के बारे में जो आपको उपाधि है, जैसे कोई ब्रिगेडियर लिख रहा है, इस तरीके की चीज़ें आप लिखा सकते हैं, बाकी एज जनरल आप नहीं लिखा सकते। ठीक है, द आर्टिकल डज नॉट प्रिवेंट द ग्रांट ऑफ मिलिट्री डेकोरेशन सच एज परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोका चक्र। ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ मिलिट्री डेकोरेशन से उस पर ये अप्लाई नहीं होता है। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है बेटा कि जिसमें आपको फुल फ्रीडम है ना, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। उसमें आर्टिकल 19 से शुरू होता है, आर्टिकल 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल है। इसमें कुछ आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आपने नोटिस किया होगा, है ना। इसके बाद में मूवमेंट, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ये कुछ आपकी फंडामेंटल राइट है। ये कुछ आपके बेसिक फंडामेंटल राइट है, आपको स्टडी करना है। देखिए उसके बाद में कुछ एग्जाम्पशंस है। एग्जाम्पशंस क्या होते हैं कि ये जो आपकी प्रोवाइड 7 लिमिटेशन अपॉन द एक्सरसाइज ऑफ, अब ये कुछ क्या लिमिटेशंस भी आपको प्रोवाइड कर, जैसे हमने बताया ना कि आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लेकिन जब कभी कर्फ्यू लगा होगा तो आपकी मूवमेंट को क्या कर सकते हैं हम, आपकी मूवमेंट को हम रोक सकते हैं। तो कर्फ्यू के टाइम पे आप ये नहीं कर सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो ये आप नोटिस करेंगे। ठीक है, freedom of speech and expression is however subject to reasonable restraints in the अच्छा, restraints का मतलब रोक टोक, रीजनेबल मतलब जरूरी पे, जरूरी आवश्यकताओं पे, है ना। अगर माहौल सिचुएशन ठीक नहीं है बाजार का तो ये हो सकता है कि आपको बाजार जाने से रोक दिया जाए, फोर्सफुली रोक दिया जाए, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक डोमेन मतलब पब्लिक लॉ जो है, आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं ना, पब्लिक ऑर्डर आपका, लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, अब आता है एक टॉपिक आता है बेटा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी कन्विक्शन। आर्बिट्रेरी मतलब जैसे लिखा हुआ है कि नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ लॉ इन्फोर्स एट टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ द एक्ट चेंज ऑफेंस, दिस प्रोविजन प्रिवेंट्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन व्हिच मेक्स एन इनोसेंट एक्ट एंड ऑल। मतलब देखिए सीधी सी बात है, अगर आज अपराध आपने आज किया तो सजा आज के हिसाब से मिलेगी, ना कि 4 साल पहले के हिसाब से। सजा आपको आज के कानून में, ये नहीं कह सकते कि 50 साल पहले आपने कोई कानून को प्रीवियस डे में जाकर आपने अप्लाई कर दिया, ये इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप जाकर वहाँ लॉ अप्लाई किया है तो जुडिशियल रिव्यू फिर आपको रोक देगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। शायद किसी और मामले में आप कर सकते हैं, लेकिन ऑफेंस के केस में, मर्डर के केस में या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जुडिशियल लॉ के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये भी अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये क्या है बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का मतलब नो वन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ लिबर्टी, मतलब राइट टू लाइफ का मतलब अब आपकी जिंदगी जीने का भरपूर अधिकार है ना, ये आपका लीगल राइट है, इसको आप कोई आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है, जैसे आपका शरीर, उसकी रक्षा सुरक्षा करने का आपको भरपूर पावर है, जीवन को बचाने का भरपूर पावर है, ये सारी चीजें। लेकिन जीवन को बचाने में किसी दूसरे के जीवन को हानि में नहीं डाल सकते आप, ये बात समझिए, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट है तो उसका भी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल राइट में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ आती है वो सब आप स्टडी करिए। द राइट टू लाइफ कैन नॉट बी लिमिटेड टू एन एनिमल एग्जिस्टेंस, इट मस्ट इंक्लूड द राइट टू लिव इन द डिग्निटी एज वेल एज द राइट टू बेसिक नेसेसिटी, वेरी गुड, विच allowed individual express themselves। ठीक है, इसमें राइट टू लिव ह्यूमन डिग्निटी है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पॉपुलेशन है, राइट टू पोल्यूशन है। ठीक है, एंड राइट अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे बेटा, ये आप कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अब एजुकेशन के लिए 21 ये बाद में जोड़ा गया था, 84th में आप ये अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया था। प्राइवेसी में 2017 में एक लॉ आया स्पेशल जो प्राइवेसी के लिए रूल करता है, रूल आउट करता है। ठीक है, बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेशन एंड डिटेंशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि किसी ने आपको डिटेन कर लिया है तो उसके खिलाफ आपके पास कौन कौन से
अथॉरिटी होगी। पहली चीज तो ये कि इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट एंड शैल हैव द राइट टू कंसल्ट एंड डिफीट इट बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑन हिज चॉइस। 21-22A मतलब कि ठीक है। देखिए आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको जल्दी से ख़त्म करता हूँ, आप लोग इसको रीड कर लेंगे। अब ये एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कोई कर सकता और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड एंड ऑल। अगर आप किसी जगह पे काम करते हैं तो आपको इक्वल वेजेस दिया जाएगा अगर आप इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं। और 14 साल के नीचे के बच्चों को हम एडमिट नहीं कर सकते फॉर द वर्किंग क्लास, तो ये यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक हुआ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें क्या है, दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो आपका राइट टू कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है। मतलब कि जो जिस भी प्रोफेशन में है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने राइट टू रिलीजन का। प्रोपगेट एनी रिलीजन, प्रोपगेट मतलब प्रैक्टिस को प्रमोट करना है ना, प्रोपगेट करना, बढ़ाना, बताना, प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब कि to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, administer such property in accordance with the law। मतलब जो भी आपका रिलीजियस अफेयर है, मतलब जो भी चैरिटी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होंगी वो आपका पर्सनल अफेयर होगा। अब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी इंस्टीट्यूशन की कितनी प्रॉपर्टी होगी, मूवेबल है, अनमूवेबल है ना, इमूवेबल है, सॉरी, तो ये सब आप वहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। तो रिलीजियस अफेयर्स को कैसे प्रैक्टिस का जो फॉर्म होगा वो वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, दैट इज आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो पर्सन shall be compelled to pay any taxes and proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religious denomination। डिनोमिनेशन का मतलब ये हुआ जैसे कि जो भी आपका फ्रीडम ऑफ पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, जैसे ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो रिलीजन है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको फोर्सफुली नहीं करा सकते, आपसे टैक्स नहीं ले सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो आप उनके प्रति कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा ये हुआ कि हाँ, ये इसमें लिखा हुआ है और कुछ तो खास नहीं है, ठीक है। फ्रीडम एज द अटेंडेंस इन रिलीजियस फंक्शन, आप अटेंड कर सकते हैं, बाकी आप ये पूरा अच्छे से रीड करेंगे, है ना। थोड़ा माहौल है यहाँ का ठीक ही है, लेकिन संडे है ना, शायद इसलिए इतनी एनर्जी मेंटेन नहीं है। घबराई मत, क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कई बार होता है कि आप वीडियो बनाते हैं तो एनर्जी उतनी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो आप लो एनर्जी का मतलब आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29-30, राइट टू मेंटेन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, आर्टिकल 29, है ना। मतलब कि जो रिजाइडिंग द टेरिटरी इन इंडिया है, any part thereof having the distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. This right is absolute as the constitution does not lay down that state can impose reasonable restriction on it. The objective of this right to protect the minorities in the maintaining their language and culture, and to prevent the majority from imposing its language and culture the minorities। तो जो लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर है ना, राइट टू मेंटेन, वो आप कर सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट का वो पार्ट होगा और कोई आपको इस पर रोक नहीं सकता। इसीलिए शायद यही बेस पे ये ज़रूर कंसर्न रहा होगा जब हमने 1956 के आसपास में जब माहौल बना था साउथ इंडिया में कि हमको लैंग्वेज के बेस्ड पे हमको क्या चाहिए, स्टेट चाहिए, तो वहाँ पर स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको कंसीडर किया था। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात है।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप अपना रन कर सकते हैं, ये बात भी ठीक है। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक क्रिश्चियन स्कूल है, तो वहाँ जैसे ये लोग अपना क्रिश्चियंस पीपल है, लेकिन उन्होंने अपने एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया है, तो वैसे ही आप और भी कर सकते हैं। उसका मोटिव आपका क्या होना चाहिए, आपका रिलीजन का ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान देना कि उसका मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ किसी और दूसरे रिलीजन के लोग नहीं पढ़ सकते। अगर आप ये करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप जो फ्रेटर्निटी है, जो फीलिंग है, फंडामेंटल राइट की फीलिंग है, वो आप उसको डैमेज करते हैं। तो उस केस में आपका इंस्टीट्यूशन बंद भी हो सकता है, डिसमिस भी हो सकता है। तो आप ओपन रहिए, लेकिन हाँ, आप अपने लिए काम करिए, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सोशल इंक्लूसिवनेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी कैन नॉट इम्पोज, ये वाला लाइन पढ़ेंगे। Any instruction of minority institution or further the state while providing grant and aid education institution cannot discriminate such as minority institution and all. तो the minority character of such institution cannot be destroyed by the state। ये बात की चीज़ है। स्टेट जो है माइनॉरिटी लोगों को क्या करेगा, प्रमोट करेगा और वहाँ पर आपका प्रमोट करेगा, और उससे क्या होगा, उनकी बेसिक ग्रोथ की भी बात करेगा वो। तो यहाँ पर वो ध्यान रखने वाली बातें हैं। आई बात समझ में? बस ये आप अब आगे देखते हैं राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, वहाँ पर पढ़ेंगे 31 के बारे में। वो तो ऑलरेडी आपका फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। आगे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में पढ़ते हैं, बस इसके बाद आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। रेमेडीज का मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कुछ ऑर्डर पास कर सकता है। मान लीजिए कि मेरे फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब है, तो मैं ऑर्डर पास कर सकता हूँ कि भाई मुझे जो है आपके सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ अपने ऑर्डर पास करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रीट्स कहते हैं, WRIT कहते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है बेटा, गारंटी देता है कि आप कुछ रीट इशू कर सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर हीबियस कॉर्पस के बारे में। हीबियस कॉर्पस क्या होता है कि कहीं अगर रॉन्गफुल डिटेंशन हुआ है, किसी पुलिस ने, किसी इन्वेस्टिगेशन बॉडी ने अगर आपको अनलॉफुल अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। मैंडेमस क्या है, बाय विच द कोर्ट कैन ऑर्डर एन इंफीरियर अथॉरिटी टू डू एन एक्ट विच फॉल्स विद इन इट्स जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो कोई कोर्ट को ये मना कर देना कि आप अपने जुरिसडिक्शन में काम करिए, उसको कहते हैं मैंडेमस। हेबियस कॉर्पस में तो अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया, अनलॉफुल अरेस्ट किया है, तो कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि आप उनके सामने प्रेजेंट होइए। प्रोहिबिशन क्या होता है कि किसी कोर्ट को ना प्रोहिबिट करना, या फिर ये मत करो, या फिर जो आप कर रहे हो वो आपके जुरिसडिक्शन के अगेंस्ट है। क्यों वारंटो का मतलब होता है ये पूछना कि आपने किस बेस पे, किस फंडामेंटल राइट पे आपने ये काम किया है, आपने किसी को वारंट किया है, तो आपके राइट को पूछा जाता है यहाँ पर। द सर्सरी का मतलब होता है बाय विच द कोर्ट कैन ऑर्डर द इंफीरियर अथॉरिटी टू ट्रांसफर द मैटर टू इट और टू सम अथॉरिटी फॉर इट्स प्रॉपर कंसिडरेशन। मतलब आप अपने लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट को ये केसेस ट्रांसफर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है लोअर कोर्ट को या हाई कोर्ट को कि आप इस केस की सुनवाई मत करो, इसे आप हमें दे दो, ठीक है। दो बातें और मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये कभी भी राइट ऑफ नहीं हो सकता ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। दो चीजें 19, 20 एंड 21। तो 2019 में क्या था, राइट टू फ्रीडम था, आपको राइट टू फ्रीडम था। तो ये जो राइट टू फ्रीडम है ये आपका एबॉलिश हो सकता है, लेकिन 20 एंड 21 ये एबॉलिश नहीं होता है, क्योंकि ये आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है। और राइट टू लाइफ अगर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तो कुल मिला के स्टेट क्या बन जाएगा, डिक्टेटर। तो स्टेट, मानता हूँ कि स्टेट में चैलेंजेस हैं, तो आपका फ्रीडम को वो आपका ख़त्म कर सकता है, आपका मूवमेंट आपको स्टॉप कर देगा, आप अपना कोई ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 19 में जो बातें वो स्टॉप कर सकते, लेकिन राइट टू लाइफ आपकी डिग्निटी के खिलाफ नहीं जा सकता, आपको अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। तो स्टेट मतलब है ना, जानबूझ के जो चीज़ से आपको इमरजेंसी में हुई थी, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल देना, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। आप रीज़न बता दीजिए, कोई अगर परेशान करना है आप उनको जेल में डालिए, लेकिन वो उनको क्यों, जो अपना काम कर रहे हैं उनको पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते आप। तो ये सब चीज़ें इसीलिए तो 76 के बाद से, और ख़ास करके उस समय सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात हुई थी 70, तो उसके बाद से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हुई हैं,
ठीक है, बस ये आपको पढ़ना है। मतलब पढ़ सकते हैं कैसे कैसे हमारा फंडामेंटल राइट इवॉल्व हुआ है, कौन कौन से एक्सेसिव एग्जम्पशंस वहाँ पे लगाए गए हैं। हालांकि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, कई बार इसका क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग, है ना, कि भाई बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन है, हाँ। मतलब कि कई बार अंडर द आर्टिकल 20 द प्रोविजन वेरी सीरियस एंड अनडेमोक्रेटिक लिमिटेशन ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम। मतलब वो कई बार कहता है कि हमारा फंडामेंटल राइट ये भी बताता है कि आप अगर कोई गलत कृत्य में पाए जाते हैं तो आपको पकड़ के हम जेल में भी डाल सकते हैं। तो उसके बारे में ये बात यहाँ पर की गई है। बस और उसको कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे रीड कर लेंगे ना तो खत्म हो जाएगा, है ना। ये टाडा एंड पोटा जो एक्ट है ये आपके बहुत बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है, इनके बेस पे आपको रोक सकते हैं फंडामेंटल राइट में। ठीक है बेटा, चलिए इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। बाकी अभी एक और वीडियो बनाएंगे समरी टाइप का, ताकि उसमें हम आपका सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है।